हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए और सीटेट और डी ट्रिपल के लिए भी होता है, डी ट्रिपल एस के लिए भी होता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वाले चैप्टर को आप ध्यान से समझना कि टीचर यानी शिक्षण अभिवृत्ति की बात हो रही है। जो आपकी पहली यूनिट आती है, पहली शिक्षण अभिवृत्ति जो होती है वो क्या कहलाती है, यानी टीचिंग एटीट्यूड की बात होगी। सबसे पहली बात, टीचिंग एटीट्यूड होता क्या है और ये किस तरीके से प्रयोग किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी हम हो सकता है 2 वीडियो शूट करें, हो सकता है 2 में हो जाए या 1 में हो जाए, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो ये समझ लीजिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसकी जब हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है टीचिंग और एक है एटीट्यूड। टीचिंग होता है शिक्षण जो किसी क्षेत्र में शिक्षण के बाद प्राप्त किया जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। यानी शिक्षण से पहले आपने देखा आपकी एक ट्रेनिंग होती है। किसी भी क्षेत्र में आप शिक्षण लेना चाहते हो उससे पहले आपका प्रशिक्षण होना कंपलसरी है। मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड या बीटीसी करनी पड़ेगी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको वर्कशॉप करनी पड़ेगी। अगर आपको एलएलबी वकील बनना चाहते हो तो आपको आराम से वहाँ पर कोर्ट में बैठना पड़ेगा, मतलब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। पहले प्रशिक्षण होगा, उसी के बाद शिक्षण होगा। लेकिन जब एटीट्यूड की बात करते हैं दोस्तों, जब एटीट्यूड की बात करते हैं तो एटीट्यूड होता है हमारा व्यवहार। अब इसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे तो आपको बताना, किसी कार्य को करते समय व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार, वो हमारा क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर बोलते हैं कि टीचिंग एटीट्यूड क्या होता है, तो इसको समझें। अब इन दोनों शब्दों के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं हम, इसके दोनों के शाब्दिक अर्थ की बात करें हम, तो यहां पर आपको क्या बताना है, शिक्षण कार्य करते समय एक व्यक्ति द्वारा, या अध्यापक भी बोल सकता है, एक व्यक्ति या टीचर द्वारा किया गया व्यवहार, वो हमारा टीचिंग एटीट्यूड कहलाता है। मान लीजिए, अब वो देखो समझाने का क्वेश्चन वो यूजीसी नेट में जब भी पुटअप करता है तो वो ये कहता है कि मान लीजिए एक अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो निम्नलिखित में से अपने छात्रों में किस कौशल का विकास करना चाहेगा, किस कौन कौशल का विकास नहीं करना चाहेगा। अगर वो आपसे ये कहता है कि टीचर अपने स्टूडेंटों को रटने पर बल देता है तो आपको रटने पर भी बल नहीं लगाना है। एक टीचर अपने स्टूडेंटों को निष्क्रिय ज्ञान देता है तो नहीं ज्ञान देता है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी कि मान लीजिए एक टीचर शिक्षण कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, शिक्षण कार्य करते समय एक व्यक्ति 2 प्रकार के व्यवहार को प्रकट करता है। ये व्यवहार जो प्रकट करे वो 2 प्रकार का होगा। एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। एक कौन सा होगा,
पॉजिटिव होगा। लेकिन मान लीजिए आप जब टीचर बने हैं तो टीचर बनते समय आपको नेगेटिव व्यवहार थोड़ी ना बच्चों को देंगे, नेगेटिव ज्ञान थोड़ी ना देंगे कि भाई मैं बच्चों को निष्क्रियकर्ता बनाऊं, मैं बच्चों को रटने पर बल देता हूं, मैं बच्चों को जबरदस्ती थोपता हूं, मैं जबरदस्ती बच्चों को मारपीट करता हूं। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। वो यहां पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो ये पूछेगा निम्नलिखित में से एक अच्छे टीचर की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझानी पड़ती है। और ये टीचिंग एटीट्यूड आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है? पढ़ाया इस वजह से जाता है कि जब आप शिक्षण कार्य करोगे और शिक्षण कार्य करते समय जब आप अपने व्यवहार को प्रकट करोगे, अब व्यवहार कितने प्रकार का प्रकट करते हैं एक व्यक्ति? 2 प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। लेकिन भाई व्यवहार प्रकट करेंगे तो कंडीशन भी तो देख लेनी है। अब कंडीशन मान लीजिए वहां पर दंड देने के तो दंड भी देना पड़ेगा। अगर कंडीशन वहां पर ये कि बच्चे को प्यार से समझाना तो प्यार से भी समझाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये नहीं कि अगर बच्चा प्यार से समझा रहे हैं और आप उसे जबरदस्ती मारपीट करें, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो यानी कंडीशन को देखते हुए जब एक व्यक्ति अपने व्यवहार को प्रकट करता है और अपने शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? शिक्षण अभिवृत्ति कहलाता है, जो यूजीसी नेट की टेस्ट पेपर की पहली यूनिट है। इसकी 2 से 3 वीडियो में शूट करूंगा, पहले बता रहा हूं। हो सकता है 1 या 2 में जो भी जितनी वीडियो शूट हो जाए मैं पहले बता दे रहा हूं। अब ये शिक्षण होगा, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा शिक्षा के बारे में जान लेना, क्योंकि शिक्षा से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हम थोड़ा डाल लेते हैं कि शिक्षा कैसे कहते हैं। तो आपको यहां पर लिखना शिक्षा, इसको क्या बोला गया? एजुकेशन बोला गया। इसकी उत्पत्ति क्या हुआ? लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बनी है। एक है एजुकेटम, एक है एजुकेयर और एक है एजुसियर। इसका अर्थ आपको मैं बताता हूं, प्रशिक्षित करना, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं पालन पोषण करना, और इसका अर्थ मैं बताता हूं पथ प्रदर्शन करना। क्या करना? पथ प्रदर्शन करना। देखो समझने वाली बात यहां पर आपको ये वाली बात होगी कि शिक्षण से पहले हमें शिक्षा को पढ़ना बहुत कंपलसरी है। और शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेटन बोलते हैं। एजुकेटन शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर होनी है। एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर। एजुकेटम का प्रशिक्षित करना, एजुकेयर का पालन पोषण करना, एजुसियर का होता है पथ प्रदर्शन करना। लेकिन अगर वो भारतीय संदर्भ में यहां पर बात करता है, ये वाला जो मैंने शाब्दिक अर्थ बताया, ये वाला कौन से संदर्भ में बताया? पाश्चात्य मीन्स होता है विदेशी, पाश्चात्य संदर्भ में। ये किस में बताया? पाश्चात्य संदर्भ। लेकिन अगर भारतीय संदर्भ की बात करें इसको, भारतीय संदर्भ में, तो इसको एक तो शिक्षा शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिक्षा शब्द, जो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। किस धातु से? जिसका अर्थ है सीखना। इसको एक और शब्द से जाना जाता है, विद्या के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या? जानना। क्या अर्थ है? जानना होता है। लेकिन देखो ये जो मैंने आपको बताया कि एक बच्चे को प्रशिक्षित करना, एक बच्चे का पालन पोषण करना, एक बच्चे का पथ प्रदर्शन करना, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, एक बच्चे में चारित्रिक मूल्यों का विकास करना, एक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करना, एक बच्चे में अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास करना, एक बच्चे में राष्ट्रीय भावना का विकास करना, एक बच्चे में सत्यम शिवम सुंदर मूल्यों का विकास करना। तो ये जब ये शिक्षा आपको ये वाली बात सिखाएगी तो ये एक अध्यापक कोई तो करने, एक शिक्षण कार्य करते समय, इसी को तो टीचिंग एटीट्यूड कहा जाता है। मान लीजिए शिक्षा के द्वारा बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। देखो नैतिक विकास भी शिक्षा कराएगी, चारित्रिक विकास भी कराएगी, आध्यात्मिक विकास भी करवाएगी, सर्वांगीण विकास भी करवाएगी, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सब का विकास कराएगी। लेकिन इन सब का विकास करने के बाद जब हम शिक्षण कार्य करेंगे, जब हम टीचिंग कार्य करेंगे, तो हमारा टीचिंग कार्य करेंगे तो हमारे सामने बच्चे बैठे होंगे, तो उन बच्चों में ही तो इन मूल्यों को डालना है। ये तो शिक्षण अभिवृत्ति कहलाती है। अब आप मूल्य कौन से डाल रहे हैं, वो डालते समय आप अपने व्यवहार को 2 प्रकार का प्रकट करेंगे। कौन सा? नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इस व्यवहार को तो एटीट्यूड बोला मैंने। एटीट्यूड होता क्या है? मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका अलग है और उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। तो मेरी जो टीचिंग स्किल है, जो मेरा बिहेवियर वो अलग है, और दूसरों का जो टीचिंग स्किल बिहेवियर है वो उनका अलग है। इसी को तो टीचिंग एटीट्यूड कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहां पर एक आपको ये वाली बात समझ में आनी कि शिक्षा के वो चर पूछेगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
जो आपसे पूछाएगा शिक्षा के चर पूछेगा। अब शिक्षा के चर आपको कितने बताने, तो 3 चर बताने। कितने बताने? 3 चर बताने। कौन कौन से बताने? देखो, पहला बताना है स्वतंत्र चर, दूसरा आपसे पूछेगा आश्रित चर, और तीसरा पूछेगा मध्यवर्ती या हस्तक्षेप चर। अब इन 3 चरों में से वो ये पूछता है कि कौन सा चर स्वतंत्र चर है, मतलब शिक्षण कार्य करेंगे। देखो, हम शिक्षण कार्य करेंगे, एक बार थोड़ा पहले इनको लिख लो अपनी, तो फिर गड़बड़ कर लोगे। स्वतंत्र चर किसको माना जाता है दोस्त? तो आपको बता देना, अध्यापक को माना जाता है। किसको माना जाता है? अध्यापक को माना है। आश्रित चर किसको माना जाता है? तो आपको बता देना, छात्र को माना जाता है। और मध्यवर्ती चर किसको माना जाता है? तो आपको बता देना, पाठ्यक्रम, विधि, प्रविधि। ये बात आपको अच्छे से समझे। अब मान लीजिए, अब हम ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अब शिक्षण कार्य करते समय हम 3 पॉइंटों का प्रयोग करें। एक मैं हूं, एक आप हैं, और बीच में जो करिकुलम चल रहा है वो चल रहा है। मतलब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय 3 तत्वों का प्रयोग करता है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। इनके बीच में पूरा जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? शिक्षण कहलाएगा। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, शिक्षण कहलाएगा। लेकिन इसमें से स्वतंत्र चर कौन सा है और आश्रित चर कौन सा है, ये वाली बात आपको पूछ रहा है। और यूजीसी नेट में ये कई बार पूछ भी गई है कि शिक्षण, एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते में शिक्षण प्रक्रिया को संचालित कर रहा है, तो शिक्षण प्रक्रिया के तत्व जो 3 है, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, इसमें से स्वतंत्र चर किसको माना गया, आश्रित चर किसको माना गया, और मध्यवर्ती हस्तक्षेप चर किसको माना गया। तो आपको बताना, स्वतंत्र चर की बात करें तो आपको बताना टीचर है, अध्यापक है। आश्रित चर की बात करें तो आपको बताना छात्र, और मध्यवर्ती और हस्तक्षेप चर कौन सा है, वो पाठ्यक्रम है। मान लीजिए मैं अभी स्वतंत्र हूं, इंडिपेंडेंट हूं। अब आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि सर जैसे वीडियो बना के डालेंगे तुरंत हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो आप पे डिपेंडेंट नहीं हूं। मेरा जो मन होगा मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, लेकिन आप वो ही पढ़ोगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप डिपेंड मेरे ऊपर है। तो आश्रित चर कौन हुआ? छात्र हुआ। स्वतंत्र चर मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, स्वतंत्र चर अध्यापक हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन का कार्य करा रहा है वो करिकुलम, पाठ्यक्रम ही तो है। तो यहां पर आपको ये वाली बात अच्छे से समझ लेनी है कि कौन सा पाठ्यक्रम को, स्वतंत्र चर कौन सा, आश्रित चर कौन सा, और मध्यवर्ती हस्तक्षेप चर कौन सा। ये वाली बात क्लियर, बहुत अच्छे से पूछेगा, समझ लेना। अब उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन ये भी पुटअप करेगा कि शिक्षा के प्रकार कितने हैं, और ये पिछले पेपर में भी पूछा गया है कि शिक्षा के प्रकार कितने। तो आपको बताना 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक। अगर क्रम से पूछे तो क्रम भी बता देना, औपचारिक, और तीसरा है निरौपचारिक। तीसरा कौन सा है? निरौपचारिक। अब इनको समझना है आपको कि औपचारिक क्या होती है, अनौपचारिक क्या होती है, निरौपचारिक क्या होती है। अगर आपसे ये पूछिए कि शिक्षा का या शिक्षण का, देखो ये मैंने शिक्षा के प्रकार बताए। अगर वो आपसे ये पूछता है कि शिक्षण के कौन से प्रकार हैं, तब भी आपको 3 यही प्रकार बताने हैं। अगर आपसे पूछे शिक्षा के कौन से प्रकार है, तब भी आपको ये, क्योंकि टीचिंग जो होती है वो 3 प्रकार से दी जाती है, एक घर के द्वारा, एक विद्यालय के द्वारा, और एक इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा। क्लियर बात है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अगर वो पूछे शिक्षण का सही क्रम कौन सा है या शिक्षा का सही क्रम कौन सा है, तो पहली अनौपचारिक, दूसरी औपचारिक और तीसरी निरौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अगर आप लिखना चाह रहे तो मैं बोल रहा हूँ अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? ऐसा शिक्षक जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर दिया जाता है, वो अनौपचारिक शिक्षण होता है। इसकी समय सीमा कोई निश्चित नहीं होती, जैसे परिवार द्वारा और समाज द्वारा, मित्र मंडली द्वारा और समुदाय द्वारा। ये जो है हमारे कौन से शिक्षण संस्थान है? अनौपचारिक है। औपचारिक शिक्षण संस्थान कौन से होते हैं? ऐसा शिक्षण संस्थान जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी विशेषज्ञ द्वारा किसी समय सीमा के अंतर्गत दिया जाता है। विद्यालय हुआ, क्लब हुआ, पुस्तकालय हुआ, चिड़ियाघर हुआ, धार्मिक संस्था हुई, ये एक अपने उद्देश्य से संबंधित होती है। अगर निरौपचारिक शिक्षा की बात करिए, निरौपचारिक शिक्षण की बात करें, तो आपको बताना है
कि जिसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षा कैसा शिक्षण है, तो आपको बताना निरौपचारिक शिक्षण है। ये तीनों आपके समझ में आ गए। अब मैंने आपको दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ। टीचिंग शिक्षण जो किसी क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के बाद प्राप्त होता है। एटीट्यूड व्यवहार है, यानी किसी कार्य को करते समय व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार। अब मैंने यहाँ पर जो व्यक्ति आपको लिखा ना, यहाँ पर एक तरह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक तरह से ये समझ लो क्या आएगा, टीचर आएगा। कौन आएगा? टीचर आएगा। अब टीचर इस व्यवहार को कब प्रकट करेगा? जब शिक्षण करते समय जो शिक्षण एक व्यक्ति, जो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो टीचर भी लिख दिया मैंने, द्वारा किया जाता है, दो प्रकार का व्यवहार करता है, नेगेटिव पॉजिटिव। और यूजीसी नेट द्वारा और DSSS और CTET द्वारा आपको ये पढ़ाने का मेन रीजन ये है कि जब आप अपने शिक्षण कार्य को करें तो आप अपने व्यवहार को छात्रों के समक्ष किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं और अपने व्यवहार के द्वारा छात्रों में किन कौशलों का विकास करें, ये तो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसी के संदर्भ मैंने थोड़ा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बता दिया, जो आपको पूछना ये बता दिया। शिक्षा के चर, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने कि मान लीजिए शिक्षण कार्य करते समय शिक्षा के चर जो होते हैं, शिक्षण के जो चर होते हैं वो 3 होते हैं, स्वतंत्र, मध्यवर्ती और आशिक्षण। स्वतंत्र टीचर होता है और ये होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो, अब शिक्षण जब हम कार्य करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे तो 3 स्तरों से होकर गुजरेंगे। हम शिक्षण कार्य करते समय 3 स्तरों से होकर गुजरेंगे। तो यहां पर आपको हेडिंग डाल लेनी है, शिक्षण के स्तर। और शिक्षण के स्तर कितने हैं? तो 3 स्तर हैं। कौन से? 3 स्तर हैं। अब थोड़ा इन 3 स्तरों की बात कर लेते हैं हम। देखो, पहला जो हमारा होगा वो स्मृति स्तर होगा। दूसरा जो होगा दोस्त वो हमारा होगा बोध स्तर। तीसरा जो होगा वो हमारा होगा चिंतन स्तर। और एक बात ध्यान रखना, इन तीनों स्तरों से पिछले नेट में, उससे पहले वाले नेट में कंपलसरी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। अब स्मृति स्तर को हम पूर्ववर्ती स्तर भी बोलते हैं। इसको हम अवबोध स्तर भी बोलते हैं। और इसको हम विमर्शी और परावर्ती स्तर भी बोलते हैं। ये हमारे 3 स्तर हैं। अब बात यहां पर ये होती है, इन तीनों के जनक कौन कौन है? तो इसके जो जनक हैं वो आपको बताने हैं। जॉन, फ्रेडरिक, हर्बर्ट बताने हैं। इसके जनक H.C. मॉरिसन बताने हैं। और इसके जनक आपको मॉरिस, P. हंट बताने हैं। ये तीनों के तीनों जनक आपको यूजीसी नेट, यूपीटेट किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलते हैं। अब थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। समझना, एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय इन 3 स्तरों का प्रयोग करेगी वाली बात। ठीक है। देखो, ये जो हमारा स्तर होता है ये दोस्तों निम्न स्तर होता है। कौन सा होता है? ये निम्न स्तर होता है। और ये वाला जो हमारा स्तर होता है वो कौन सा स्तर होता है? आपको बता देना, उच्च स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है? उच्च स्तर होता है। ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है ये हमारा ज्ञानात्मक स्तर का होता है। कैसा होता है? ज्ञानात्मक होता है। ये वाला जो हमारा होता है ये हमारा भावात्मक होता है।
और ये वाला जो हमारा होता है ये कैसा होता है, क्रियात्मक होता है। ये जो हमारा होता है ये समस्या केंद्रित होता है, यानी समस्या से संबंधित। किससे संबंध होता है, समस्या से संबंधित होता है। ये वाला जो होता है दोस्तों, ये वाला हमारा रटने पर बल देता है। किस पर बल दे रहा है, रटने पर बल देता है। और ये वाला जो दोस्तों होता है ये हमारा समझने पर बल देता है। किस पर बल देता है, समझने पर बल देता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, 3 इसके स्तर हैं, तो इसको हटा देना थोड़ा। समझना, यहां पर क्या होता है, स्मृति स्तर में अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है। अध्यापक कैसा होता है, प्रमुख होता है। अगर वो यहां की बात करेगा तो आपको बताना छात्र प्रमुख होता है, और यहां की बात करें तो आपको बताना है समस्या प्रमुख होता है। अब ये जो स्तर होता है दोस्तों, ये वाला, ये विचारहीन होता है। ये वाला जो दोस्तों होता है ये विचारपूर्ण होता है, और ये वाला जो होता है दोस्तों ये होता है अधिक विचारपूर्ण। क्लियर बात है, ये कैसा होता है, अधिक विचारपूर्ण होता है। अब एक और बात समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, परेशान मत होइए आप। इसमें क्या होता है, शिक्षक व छात्र के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है। यहां पर पूछे तो आपको बता देना अंतःक्रिया होती है, और यहां पर भी आपसे पूछे तो आपको बता देना अंतःक्रिया होती है। अब इसको समझना है, देखो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक अध्यापक शिक्षण कार्य करेगा तो कितने प्रकार के व्यवहार को प्रकट करेगा, दो प्रकार के नेगेटिव और पॉजिटिव व्यवहार को प्रकट करेगा। आप नोट भी करते चलते हो। लेकिन वो यहां पर ये पूछेगा, मान लीजिए एक अध्यापक स्मृति स्तर के शिक्षण पर, स्मृति स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहा है, तो वहां पर वो कैसा व्यवहार को प्रकट करेगा। अगर बोध स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहा है तो कैसा करेगा, और चिंतन स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहा है तो कैसा करेगा। पिछले यूजीसी नेट में इनके जनक पूछे गए, और ये पूछा गया कौन सा निम्न स्तर है कौन सा उच्च स्तर है, क्योंकि इस वाले डायग्राम से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले, और टीचिंग एटीट्यूड जो मैं पढ़ा रहा हूं, शिक्षण अभिवृत्ति जो मैं पढ़ा रहा हूं, उससे भी 5 क्वेश्चन आते पहले पेपर में, और सेकंड पेपर जो एजुकेशन वाला है उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। यानी इस वाले चैप्टर से आपको 6 से 7 या 8 से 9 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है, और इसको मैं पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ा दूंगा कि शिक्षण स्तर होता क्या होता है और शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है। अगर वो आपसे पूछता है कि शिक्षण के स्तर कितने, तो आपको बताने 3, स्मृति, बोध और चिंतन। स्मृति का दूसरा नाम पूर्ववर्ती है, बोध का नाम अवबोध है, चिंतन का नाम विमर्श और परावर्ती, ये तीनों एक ही नाम है। अगर आपसे ये पूछे चिंतन स्तर के जनक कौन है, मॉरिसपियंट, विमर्श स्तर के जनक कौन है, मॉरिसपियंट, परावर्ती स्तर के जनक कौन है, मॉरिसपियंट, बोध या अवबोध स्तर के जनक कौन है, एस सी मॉरिसन, स्मृति या पूर्ववर्ती स्तर के जनक कौन है, तो आपको बताने जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। अब स्मृति स्तर कौन सा स्तर है, निम्न स्तर है, रटने पर बल देता, विचारहीन जिसमें कोई विचार ही नहीं होते हैं, अध्यापक का प्रमुख स्थान होता है, और ज्ञानात्मक स्तर का होता है, और शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी। अभी हम दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वहां पर अंतःक्रिया होती है, लेकिन स्मृति स्तर पर अंतःक्रिया इस वजह से नहीं होगी क्योंकि यहां पर छात्र किस पर बल दे रहे हैं, रटने पर बल दे रहे हैं। यानी उसके सामने चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी सूचना प्रकट की जाती है, वो सूचना अच्छी हो या बुरी, बस उन्हें रटने से मतलब, सही हो या गलत,
अगर वो बिना सोचे समझे तथ्य सूचना को रट रहे तो इसका मतलब इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा। तो आपसे अगर ये पूछे निम्न में से किस स्तर पर शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया नहीं होती है, तो आपको बताना स्मृति स्तर पर नहीं होती है। अब हम बोध स्तर की बात करते हैं। अब देखो बोध स्तर में जो भावात्मक जो मैंने लिखा है ना, इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, समझना होता है। बोध स्तर में क्या होता है, ये विचारपूर्ण होता है। अब यहां पर अंतःक्रिया होने लगती है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि ताजमहल दिल्ली में है और आपने लिख लिया दिल्ली में, तो इसका मतलब बिना सोचे समझे आपने रट लिया। लेकिन यहीं पर आपने क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि सर ताजमहल दिल्ली में नहीं आगरा में है, तो इसका मतलब अंतःक्रिया होगी, विचारों का आदान प्रदान हुआ, और वहां पर आपने बिल्कुल रट लिया तो इसका मतलब अंतःक्रिया नहीं हुई। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। और यहां पर छात्र का प्रमुख स्थान होता है, मैं आपको ध्यान में रखकर कार्य करता हूं, और यह भावात्मक और समझने पर बल देता है। जब स्मृति उच्च स्तर की बात करते हैं तो ये सबसे उच्च स्तर है, अधिक विचारपूर्ण और अंतःक्रिया होती है, समस्या पर बल देता है और ये समस्या से संबंधित होता है। अगर आपने वहां पर ये वाली बात पूछी, उस आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर में छात्र को समस्या से रूबरू कराया जाता है, एक समस्या समाधान करता बनाया जाता है, तो आपको होता है ना विमर्श स्तर, यानी समस्या से संबंधित। दो बात समझना, तीन एक शब्दों में समझा दूंगा। यानी जब कोई भी जब कोई अध्यापक छात्रों को रटना सिखाता है, बिल्कुल विचारहीन बना देता है, बिल्कुल निष्क्रिय बना देता है। विचारहीन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, निष्क्रिय। जब निष्क्रिय बना देता है तो आपको कैसे, कौन से स्तर पर प्रयोग कर रहा है, वो स्मृति स्तर पर प्रयोग कर रहा है, यानी बिना सोचे समझे आपको एक अधिगम करता निष्क्रिय बना दिया है, वो स्मृति स्तर की बात करेगा। लेकिन जहां पर आपको अधिगम करता सक्रिय के रूप में बनाता है, किसके रूप में, समझने का मीन्स होता है सक्रिय। क्या होता है, सक्रिय। सक्रिय कैसे, कि मैंने आपको बताया कि ताजमहल दिल्ली में, तुरंत आपने क्वेश्चन पुटअप कर दिया, सर दिल्ली में नहीं आगरा में है, गलत बता रहे हैं आप। तो क्यों, आप एक्टिव हैं लेकिन आप यहां पर अनएक्टिव हैं, बिल्कुल डिजेक्टिव हो चुके हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं, बिल्कुल डेड हो चुके हैं। बस आपको यह पता है कि छपा दो, छपाओ, बिल्कुल बोलो, हमारी कॉपी बर्बाद दो। तो कौन सी स्तर की बात करें, आप स्मृति स्तर की बात करें। लेकिन जहां पर हम दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होगा मेरे दोस्त, तो किस बात की बात करेंगे, हम बात करेंगे बोध स्तर की बात करेंगे, जो किस पर बल दे रहा समझ में। लेकिन जब इन्हीं के बीच में कोई एक शब्द आ जाता है, जब इन्हीं के बीच में कोई एक शब्द आ जाता है, वो कौन सा आता है, समस्या आ जाता है। कौन सा आता है, समस्या शब्द आ जाता है, तो कौन सा बात आ जाती है, वो आ जाता है हमारा चिंतन स्तर आ जाता है। कौन सा आता है, चिंतन स्तर। क्योंकि चिंतन स्तर जो होता है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से एक छात्र को समस्या समाधान करता बनाता है, यानी यहां पर अधिक विचारपूर्ण। अगर आप किसी भी वस्तु को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पहले उसकी अच्छाई और बुराइयों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उस पर मंथन कर लेंगे, उस पर चिंतन कर लेंगे, वो कौन सा स्तर कहलाएगा, वो हमारा चिंतन स्तर कहलाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर कुछ और थोड़ा हमें समझना है। अब यहां पर देखो, नोट डाल के थोड़ा इधर भी देखेंगे हम। नोट डाल के यहां पर समझना क्या है वो देखते हैं हम। आधारभूत सिद्धांत बना लेते हैं। देखो, एक तो शिक्षण कार्य इनसे होगा, वो आपको मैंने पूरा समझा दिया है। एक शिक्षण कार्य आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, यानी जब हम शिक्षण कार्य करते समय या उसके आधार कौन कौन से, या आधारभूत सिद्धांत भी हो सकते हैं, तो ये वाली बात मान लीजिए। तो यहां पर मैं आपको 4 पढ़ाऊंगा। कौन सा पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा आदर्शवाद, इसके जनक आपको अच्छे से पता है प्लेटो है। भगवान से संबंधित विचार प्लस मन पर बल, आध्यात्मिक ज्ञान, और लास्ट में हम पढ़ेंगे सत्यम शिवम सुंदरम।
देखो, मान लीजिए एक अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा, और शिक्षण कार्य करते समय वो आदर्शवादी है। जब वो आदर्शवादी होगा तो छात्रों को कौन सा ज्ञान प्रदान करेंगे, ये वाली बात आपको समझ में आनी है। जो आदर्शवाद के जनक कौन माने जाते हैं, वो प्लेटो माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? प्लेटो माने जाते हैं। और आदर्शवाद क्या होता है? वो मन पर बल देता है, मस्तिष्क पर बल देता है, विचारों पर बल देता है, और भगवान से संबंधित जो भी आस्था होती है, आध्यात्मिक ज्ञान, सत्यम शिवम सुंदरम पर ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब, यानी आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित जब भी शिक्षण कार्य करेगा तो वो किस बात की बात करेगा? आदर्शवाद की बात करेगा। उसके बाद दूसरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ प्रकृतिवाद। दूसरा कौन सा पढ़ा रहा हूँ? वो मैं आपको प्रकृतिवाद पढ़ा रहा हूँ। और इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन बताने आपको? रूसो बताने। कौन बताने? रूसो बताने। और यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, एक तो प्राकृतिक ज्ञान, दूसरा भौतिक ज्ञान, और बालक को महत्व। किसको देना है? बालक को महत्व देना। नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा देख लेना, मैं बोल दे रहा हूं। प्रकृतिवाद ने 3 पर बल दिया है, मतलब प्राकृतिक ज्ञान पर, भौतिक ज्ञान पर, बालक को महत्व। जबकि आदर्शवाद जो होता है वो किस पर बल देता है? तो आपको बता देना, अध्यापक को स्थान देता है। जबकि ये कह अब जब प्रकृतिवाद का शिक्षण कार्य करेगा तो रूसो को लेकर आएगा, और रूसो ने किस पर बल दिया? तो आपको बता देना, प्रकृतिवाद पर बल दिया। और प्रकृतिवाद कौन से ज्ञान पर बल देता है? भौतिक। भौतिक ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, जहां पर प्रकृति से संबंधित और बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर जिस शिक्षण पाठ्यक्रम का प्रयोग किया था, जिस शिक्षण कार्य का प्रयोग किया था, वो कौन सा कहलाता है? वो हमारा कहलाता है प्रकृतिवाद कहलाता है। कौन सा कहलाता है? प्रकृतिवाद कहलाता है। ये वाली बात क्लियर आ गई। अब उसके बाद मैं यहां पर तीसरा आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, आप यहां पर लिख लेना। जब मैं तीसरे की बात करूंगा तो मैं आपको यथार्थवाद की बात करूंगा। अब यथार्थवाद के जनक कौन है? तो आपको बता देना कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। लेकिन जब भी यथार्थवाद की बात होगी दोस्तों, तो यहां पर सिर्फ एक ही कार्य होगा, विज्ञान। विज्ञान से संबंधित जो भी शिक्षण कार्य होता है, विज्ञान से संबंधित जो भी हमें शिक्षण कार्य करा जाएगा, यानी कि साइंस ने कौन कौन सी चीज़ बनाई, कौन कौन सी चीज़ नहीं बनाई है, एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है, तो वो किसका प्रयोग कर रहा है? तो आपको बता देना, यथार्थवाद का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको चौथा जो मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ प्रयोजनवाद। और इसके जो जनक है वो कौन है? जॉन डीवी हैं। और प्रयोजनवाद ने 2 पर बल दिया, एक तो प्रजातंत्र पर या व्यावहारिक ज्ञान, और दूसरा दिया सामाजिक ज्ञान पर या सामाजिक अंतःक्रिया पर बल या सामाजिक ज्ञान पर बल। अब इन चारों बातों को आपको ध्यान में रखना। इन चारों बातों को जब आप ध्यान में रख लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ और मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि इन चारों बातों को मैंने एक एक लाइन में बता दिया, एक एक कॉन्सेप्ट में बता दिया। मैंने आपको ये वाली बात बता दी है कि जब आदर्शवाद वाले का शिक्षण कार्य होगा, यानी एक आदर्शवादी शिक्षक होगा, तो वो भगवान से संबंधित ज्ञान को प्रदान करेगा अपने छात्रों को। अगर एक अध्यापक प्रकृतिवादी से संबंधित होगा तो प्रकृति और भौतिक ज्ञान और बालक को ध्यान में रखकर करेगा। अगर एक अध्यापक यथार्थवादी होगा तो वो विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान देगा और वस्तु को, किसको स्थान देगा? और एक और बार ये भी पूछ सकता है, वो वस्तु को स्थान देता है, क्योंकि जितना भी ज्ञान होता है वो सिर्फ विज्ञान होता है वो वस्तु पर बल देता है। और प्रयोजनवाद जो होगा, इसके जनक जॉन डीवी मानेगा, वो प्रजातंत्र और व्यवहार और समाज को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करेगा। और ये पूरा मैंने आपको बता दिया, आप इनको नोट कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। क्या डाल लेते हैं हम? इंक डाल लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए ढंग से। नोट कर लेना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर बताया मैंने, ध्यान रखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जितने अच्छे आपके नोट्स बनेंगे उतना ही अच्छा आपको काम मिलेगा और उतना अच्छा आपका नेट पास होगा।
और मैं तो ये चाहता हूँ आप लोगों का नेट पास अब की बार हो जाए तो थोड़ा मेरा नाम भी हो जाए, और चैनल को शेयर भी कर दिया करें, जिससे आपको अच्छा माहौल मिले और जिससे आप थोड़ा फ़ायदा भी मिले आपको कि हाँ चलो ठीक है, दोनों को आपको अच्छा मिला। हटा दें इसको। अब शिक्षण के प्रकार होंगे। अब हम शिक्षण के प्रकार आपको बताते हैं। शिक्षण के प्रकार मैं आपको 2 प्रकार बताऊंगा। कितने प्रकार बताऊंगा? 2 प्रकार बताऊंगा जो आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्यापक केंद्रित शिक्षण। समझना, देखो यह शिक्षण पूर्ण रूप से अध्यापक के नियंत्रण में होता है। अध्यापक के नियंत्रण में होता है। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण पाठ्यक्रम विधि प्रविधि आदि पर नियंत्रण टीचर का होता है। किसका होता है? टीचर का। वो कौन सा कहलाता है? अध्यापक केंद्रित यानी शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम को शिक्षण कहलाता है। शिक्षण यानी जहां पर हिटलर वाला चलता है, जबरदस्ती वाला चलता है, विषय केंद्रित वाला चलता है। इसको मैं एक तरह से ये भी बोल सकता हूं, अध्यापक केंद्रित को एक तरह से विषय केंद्रित। एक तरह से इसको विषय केंद्रित